अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो। बिलाल, आवाज आ रही है? बिलाल, हसन, सुहेल, मोहम्मद माज, सफिया, सज्जाद। यस सर, आ रही है आवाज। सही है। अच्छा। क्लास के स्टार्ट में कोई अच्छी बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर 3-4 मिनट अच्छी बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में कोई बात हुई थी, याद है? किस टॉपिक पे? अच्छी बात। शुक्र के बारे में बताया था आपको, शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में हो गया था। अच्छा, सबर के बारे में भी हो गया होगा। सबर, सबर के बारे में भी बताया होगा कि मैं सबर कितने किस्म का होता है। अच्छा, सही है। सबर के बारे में भी हो गया। सबर, सबर और शुक्र, ये दो चीजें हो गई, दो सिर्फ थी। अच्छा। तकवा के बारे में बताया था मैंने आपको। तकवा के बारे में, तकवा के बारे में बात नहीं हुई मेरे ख्याल में। तकवा क्या होता है कि आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जो बहुत इबादत गुजार है और बहुत ज़्यादा जो है वो नमाज़ें पढ़ने वाला, जिक्र तिलावत करने वाला, वो मुत्तकी है। हम ज़्यादा इबादत गुजार को ज़्यादा मुत्तकी समझते हैं। हालांकि जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आ, जो बताया है ना तकवे मुत्तकी की डेफिनेशन, वो ये है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और अर्ज़ किया कि मैं मुत्तकी बनना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि तुम नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, ऐसे कोई बात नहीं की। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि तुम जो है ना गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। तो गुनाहों से बचोगे तो तुम्हारे अंदर जो है वो तकवा पैदा हो जाएगा। तो गुनाहों से बचना जो है ना, ये सबब है तकवा हासिल करने का। बाकी नमाज, जिक्र वगैरह, ये जो है ना आपको गुनाहों से बचने में मदद देती है। ये बात ज़रूर है कि नमाज पढ़ने से आदमी गुनाहों से बचने की कुव्वत पैदा होती है, क्योंकि हदीस में आता है कि बेशक नमाज रुकती है बेहयाई के कामों से और नाशाइस्ता कामों से। तो गुनाहों से बचने में नमाज को बिल्कुल पावरफुल होती है नमाज, क्योंकि गुनाहों से बचाती है हमको। जिक्र तिलावत भी जो है ना वो, उसके अंदर इंसान की रूह में इतनी ताकत आ जाती है, गुनाहों से आदमी बचना शुरू हो जाता है। लेकिन नियत भी हो ना साथ। अगर नमाज पढ़ रहा है लेकिन नियत नहीं है गुनाहों से बचने की, तो वो गुनाह से बचेगा नहीं, क्योंकि उसने नियत ही नहीं की, ना बचने का एहतमाम किया। तो तकवा उसके अंदर पैदा नहीं होगा, चाहे जितनी भी नमाजें पढ़ता रहे। तकवा जब पैदा होगा जब नियत हो कि इंसान की कि मुझे गुनाहों से अपने आप को बचाना है ना। अब गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह ऐसे कहते हैं जिसको अल्लाह पाक ने कुरान या हदीस में, अल्लाह पाक ने जिसके लिए सख्त डांट या वईद कही हो, जिसके करने पे, जिसके यानी जिसके काम को करने पे अल्लाह की तरफ से सख्त डांट हो या सख्त वईद हो, वो गुनाह है। ठीक है। तो या अल्लाह के अहकाम, देखो दो तरह के हैं अल्लाह के अहकाम। एक अल्लाह के अहकाम है करने वाले हैं, उसको कहते हैं अवामिर। और एक अल्लाह के अहकामात है ना करने वाले, जिसको अल्लाह ने मना किया है, उसको कहते हैं नवाही। अवामिर और नवाही, यानी कि वो काम जो करने हैं वो अवामिर, जो काम नहीं करने वो नवाही। तो दोनों का एहतमाम करना है। ठीक है, करने वालों कामों को करना है, बचने वाले कामों से बचना है। तो हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। तो गुनाहों से अपने आप को बचाना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना। गुनाह किस, अब गुनाहों की फहरिस्त देख लें हम क्या क्या है। कुरान पाक में भी बहुत सारे गुनाहों की तरफ अल्लाह पाक ने बताया है उसके बारे में। और जो है, अब जैसे
शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है अल्लाह की निगाह में। अल्लाह पाक हदीस में आता है शिर्क के गुनाह को तो अल्लाह माफ नहीं करेंगे, बल्कि बाकी अल्लाह जिस गुनाह को चाहेंगे माफ कर देंगे, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेंगे। तो शिर्क है, इसके अलावा जो है वो कत्ल है, और ये कत्ल जो है वो शिर्क पहले नंबर का गुनाह है। सेकंड नंबर का गुनाह है वालदेन की नाफरमानी, और थर्ड नंबर पे आता है कत्ल करना। देखिए वालदेन की नाफरमानी जो है ना कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, जिसको हम आजकल तो आम ही हुआ है, लेकिन वालदेन की नाफरमानी को हम गुनाह ही नहीं समझते। तो खैर कभी बाद में इस टॉपिक पे बात करूंगा वालदेन की नाफरमानी पे। अभी तो फिलहाल ये कि हम बताओ, आपको बता रहा था गुनाह कितने सारे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी भी। और गुनाह का असल आसान तरीका मैं और भी बता दूं आपको कि आप अगर इंसान का दिल अगर साफ हो ना, या दिल मतलब ऐसा हो कि उसने अपने गुनाह कर करके दिल खराब ना किया हो, तो गुनाह करते ही उसका दिल उसको गवाही देता है तूने गुनाह किया है, ठीक है ना। गुनाह दिल आपको बताएगा कि ये नेकी है और ये गुनाह है, ये आपको आपका दिल बता देगा। अल्लाह ने दिल को ऐसा बनाया कि वो इंडिकेशन दे देता है, गुनाह की भी इंडिकेशन देता है कि ये गलत है, गुनाह है, और नेकी की भी इंडिकेशन देता है कि ये नेकी है, अच्छी काम है। और मतलब ये दिल को अल्लाह ने इंसान का ऐसा बनाया है। लेकिन बशर्ते कि इतना ज्यादा गुनाह ना करे आदमी के दिल के अंदर ये सलाहियत ही खत्म हो जाए अच्छे बुरे की। ऐसा वक्त आता है जब आदमी गुनाह कर करके इसके दिल के अंदर ये सलाहियत ही नहीं रहती कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, फिर तो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन अगर आदमी गुनाह, अच्छा ऐसा आपको तरीका बता दूं, गुनाह हो जाए ना फौरन तौबा कर लो, गुनाह हो जाए तौबा कर लो। हदीस में आता है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं है, बिल्कुल अल्लाह साफ कर देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज दी है अल्लाह ने तौबा, ठीक है। तो गुनाह हो जाए हम फौरन तौबा कर लें, तो वो अल्लाह पाक कहते हैं लिखे, बल्कि गुनाह होने के बाद 4-5 घंटे तक तो गुनाह लिखा ही नहीं आता। 4-5 घंटे जो है ना उसका इंतजार किया जाता है, अगर ये तौबा कर लेगा तो इसका गुनाह लिखते ही नहीं है। इतना इतना अल्लाह पाक वेट करते हैं गुनहगार का कि अपनी गुनाह से तौबा कर ले। तो बस हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है तौबा, है हम तौबा कर लें फौरन। और तौबा का मतलब क्या, अल्लाह की तरफ वापस पलट के आ जाना, इसको कहते हैं तौबा। गुनाह हो गया, आदमी तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, ये आप अल्लाह की तरफ पलट आए, और अल्लाह ने आप जैसे ही आपने तौबा की अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाह माफ कर देता। तो तौबा की भी है चीजें, किसी भी दिन बाद में बताऊंगा तौबा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बहरहाल लेकिन कहने का मकसद ये है कि गुनाहों से अपने आप को बचाना, और तौबा का अगर गुनाह हो जाए तो तौबा का एहतमाम करना, इस्तिग़फ़ार का तौबा का एहतमाम करना। तो इंशाल्लाह इससे हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, और तकवा पैदा हो जाएगा तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा फिर के जो है ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह पाक तकवे वालों के ही अमाल कबूल करता है। यानी कि जितने अमाल हम कर रहे हैं ना दुनिया में, तो जो मुत्तकी लोग हैं अल्लाह उन्हीं के अमाल कबूल कबूल करेगा, बाकी सबके अमाल रिजेक्ट हो जाएंगे, अल्लाह सबको जो है रद्द कर देगा, सिर्फ मुत्तकी लोगों के अमाल कबूल होंगे। तो तकवे वालों के अल्लाह अमाल कबूल करता है। तो अगर हमारे अंदर तकवा होगा इंशाल्लाह तो हमारी नमाजें भी अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी, और जो भी हम नेक अमाल कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होंगे। तो तकवा जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सिफ्त है, और इसका मैंने आपको बता दिया, इसका मकसद ये है गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये तकवा है। तो ये आज की अच्छी बात थी। और आज के पार्टिसिपेंट जो है ना मुझे नजर आ रहे हैं 15, देखता हूँ 15 पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे मिला के, यानी 14 पार्टिसिपेंट्स हो गए ना, 13 हो गए, एक चले गए। अच्छा ये आप 13-14 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं अटेंडेंस के हवाले से भी, अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो अब लोग जो है वो क्लास शुरू होने में तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं, अब अटेंडेंस ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, मोहम्मद मोहम्मद हसन अहमद मौजूद है? हसन अहमद, मोहम्मद हसन अहमद। अच्छा शीरीन का नेट ऑफ हो गया, वो देख लेते हैं। अभी उनका नाम नहीं आया, अभी तो हसान का नाम लिया, हसान है मौजूद, हसान अहमद नहीं है।
हसान अहमद की आईडी है 8998। अच्छा, इसके बाद सेकंड है शाहजेब अजहर, मौजूद है? शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर नहीं है। शाहजेब अजहर 9033। अच्छा, इसके बाद है आतिका शुएब। आतिका शुएब मौजूद है? आतिका शुएब नहीं है। आतिका, उनकी आईडी है 9045। अच्छा, तहूर बिन तौफीक। तहूर बिन तौफीक, जिसका मैं नाम लूँ ना वही बताए भाई। अभी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो पहले बताए। जिनका मैं एहसान ये एहसन एजाज का तो आ गया नाम, एहसन एजाज। अच्छा, एहसन एजाज मौजूद है, सही है। तहूर बिन तौफीक है? तहूर बिन तौफीक नहीं है। तहूर 9150, तहूर नहीं है। अच्छा, रिदा उस्मान मौजूद है, ठीक है। आशा, आशा मौजूद है? आशा नहीं है, ठीक है। 9352। अच्छा, शमून यूनस। शमून तो मौजूद थे, सही है। मौजूद है शमून? शमून मौजूद तो है लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे। प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट है, सही। सॉरी सर, माइक नहीं चल रहा था ठीक है, बस। ठीक। नहीं लिख दे यार, टेक्स्ट पे लिख देते, चैट पे, तब भी सही है। शमून यूनस मौजूद है। शमून का तो मैं शुरू में ही आ गए थे, सेकंड मैंने ये देखा था, पहले पर्सन यही था। समीर मुस्तफा मौजूद है? समीर मुस्तफा नहीं है। समीर मुस्तफा नहीं है, 9524। अच्छा, मोहम्मद आहद। मोहम्मद आहद नहीं है। मोहम्मद आहद नहीं है, 9840। आशा प्रेजेंट है, ठीक है, आशा की प्रेजेंट लग गई। और मोहम्मद बिलाल हदीद मौजूद है? बिलाल हदीद सही है। मोहम्मद नहीं, मियां सुहेब अहमद जान। सुहेब अहमद जान नहीं है मेरे ख्याल में। 9868। अच्छा, मोहम्मद आहद आ चुके हैं, उनकी प्रेजेंट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद माज। मोहम्मद माज। प्रेजेंट सर। मोहम्मद माज प्रेजेंट है, सही है। अच्छा, उसामा मीर। उसामा मीर नहीं है। 9941। अच्छा, सफिया सज्जाद। ये तो थी सफिया सज्जाद मेरे ख्याल में। हाँ, प्रेजेंट है। मोहम्मद अली सिद्दीकी। मोहम्मद अली सिद्दीकी नहीं है। अच्छा, इनकी आईडी है 10031। और मोहम्मद हसान सुहेल मौजूद है, ठीक है। मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट नहीं है, नहीं है। अच्छा, अभी रास्ते में कराची पहुंचे यार, सही है। जब तक क्लास में पहुंचेंगे तो देख लेंगे कब तक पहुंचते हैं क्लास में। तो मोहम्मद हमजा को अभी फिलहाल हम एब्सेंटी मार्क कर रहे हैं, 10041।
अच्छा, उजैब हिलाल, उजैब मौजूद है, उन्होंने मैसेज किया था, ठीक है। रिदा जाफरी मौजूद है, रिदा जाफरी, सही है। शिरीन मशल, शिरीन मशल, उनका लाइट गई हुई थी, किसी ने लिखा था, खारमेनी के बारे में लिखा था, आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, मदीहा खान, मदीहा खान प्रेजेंट है। जैन सलीम, जैन सलीम मौजूद है, नहीं है। 10141, जैन सलीम नहीं है। चलो जब जैन आएंगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल एब्सेंट के अंदर लिखा है मैंने। मोहम्मद मुनीस रजा मौजूद है, मुनीस रजा। मियाँ सुएब आ गए। मुनीस रजा अभी पूछा था, मुनीस रजा नहीं है। सुहेब आ चुके हैं तो उनकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, प्रेजेंट है। मुनीस रजा नहीं है। मुनीस रजा 10201। और मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद शाहजेब जाफरी, ये तो आ चुके हैं, ऊपर प्रेजेंट किया था उन्होंने, ठीक है। प्रेजेंट सर। और सैयद अब्दुल सुबहान, सैयद अब्दुल सुबहान, सैयद अब्दुल मन्नान, बहुत बहुत ब्रदर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबके अटेंडेंस मार्क हो गई है, जो एब्सेंट है मैं बता रहा हूँ। हसन अहमद, शाहजेब अजहर, आतिका शुएब, तहूर, समीर मुस्तफ़ा, उसामा मीर, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा, जैन सलीम, मुनीस रजा, ये लोग एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है इनके अलावा। अच्छा, ये तो अटेंडेंस हो गई हमारी। और पेपर के हवाले से भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पेपर भी देख लें, पेपर आपके सामने मौजूद है। इस पेपर में देखें क्या करना है। पहले तो मैंने ये सारे चीजें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी होंगी शुरू में, और ये जीरो वाली बात पढ़ी होगी, ठीक है, रेड से मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। अच्छा, बाकी ये है कि ये तो मेरे लिए था सारा। अब बाकी ये था, ये बहुत सारे लोगों ने इस सवाल गलत किया है। और कुछ लोगों ने मतलब आधी से ज्यादा क्लास में गलत किया ये सवाल। पहला सवाल मैं तो समझ रहा था सब सही करेंगे इसको, लेकिन पहला सवाल ही गलत किया। तो आसान था ये। वेरिएबल वन जो है वो कितने, क्या इसकी टाइप क्या है, इन लोगों ने टाइप ही नहीं देखी क्या टाइप है, क्या टाइप है, वर्ड टाइप है। वर्ड का मतलब कितने बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स। तो 30 डुप्लीकेट, 30 मरतबा डुप्लीकेट होगा, ठीक है ना। 30 मरतबा डुप्लीकेट होगा तो दो दो बाइट लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 60 बाइट हो जाएंगे, 60 जीरो आ जाएंगे। 60 मतलब जो है 60 बाइट्स का जो है ना, मैंने तो ये पूछा था हाउ मेनी बाइट्स, जवाब बताना था बाइट्स में, 60 जवाब आ जाता है इसका। वेरिएबल टू का पूछा था, अब इसका टाइप क्या है, डीवर्ड, डीवर्ड का मतलब कितने हो गए, 4 बाइट, और यहाँ 40 है, ठीक है। तो 40 × 4 करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट का ऑपरेटर आ रहा है, 40 × 4 करेंगे तो 160 बाइट्स जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका सही बताया 160, सफिया ने, यही चीज थी। वेरिएबल थ्री, बाइट 5 डुप्लीकेट मिड टर्म, ठीक है। तो ये टाइप क्या है इसकी, बाइट टाइप है, बाइट टाइप है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने हैं मिड टर्म के कैरेक्टर्स, 7 है ना। तो ये 35 आंसर आएगा, 7 5 35, तो वो आंसर आएगा। 25 नहीं आएगा, 35 आएगा। तो इसके अलावा जो है वो, फिर यहाँ पर देखिए वेरिएबल फोर किस टाइप का है, वर्ड टाइप का है। वर्ड का मतलब कितने बाइट हो गए, 2 बाइट। और 6 डुप्लीकेट, तो कीट कीट जो है वो कितने लफ्ज है, 1 2 3 4 है। तो 6 4 और 24 को भी आप डबल कर देंगे क्योंकि वर्ड है, तो हो जाएगा 48। तो ये 48 बाइट इसका आंसर है, ठीक है, वेरिएबल 4 का 48 बाइट।
और वेरिएबल 5 जो है वो क्या टाइप है, उसकी डीवर्ड, डीवर्ड का मतलब कितनी बाइट्स हो गई, 4 बाइट, ठीक है ना। और ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 हैं, ये 6 नंबर है, मतलब एरिया में 6 एलिमेंट्स है, तो 6 4 जा 24। वेरिएबल 5 का जो है वो हो जाएगा 24। मतलब ये पहले सवाल का जवाब था, मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोगों ने इनमें गलतियां की हैं, कुछ कम ही लोग हैं जिन्होंने परफेक्ट पूरा सवाल किया। अच्छा, फिर इसके बाद इज देयर एनी मैथमेटिकल एरर, क्या इसमें कोई मैथमेटिकल एरर है। जब मैथमेटिकल की बात कही है तो जाहिर है मैथमेटिकली आप बताएंगे ना। तो उसमें देखो, सबसे जो मैंने बस बहुत बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत जवाब दिया। रीजन पूछा था मैंने कि आगे क्या लिखा, इफ यस देन स्टेट द रीजन, रीजन गलत दिया तो मैंने उसके मार्क्स काट दिए। तो रीजन पहले तो बात ये कि 100 जो है ना, 100 अभी देखो EQ है ना, EQ ये जो नम है, ये नम क्या है, नम जाहिर है वेरिएबल तो नहीं है ना, नम क्या होगा, ये लेवल वो है, डायरेक्ट वो जो है कांस्टेंट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है, सिंबल है। नम एक सिंबल है, पहचान के आगे EQ डायरेक्टिव लगी हुई है इसके आगे, ये आपको कई बार तो बताया क्लास में। अब ये देखो इसके आगे जो है ना, ये देखो ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, जब लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया तो अब ये 100 नंबर नहीं रहा, बल्कि ये 100 क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया ना, 100 अब टेक्स्ट हो गया, 100 नंबर नहीं रहा। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, आई मल EX नम मल 2, नम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी कि नम के अंदर क्या है, नम के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, टेक्स्ट तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये ब्रेक, तो इसका जवाब ये था कि ब्रैकेट में होने की वजह से 100 टेक्स्ट होगा, इस वजह से जो है ना ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये एरर है इसमें। अगर इसको ब्रैकेट हटा दिया जाए, लेस देन ग्रेटर देन का साइन हटा दिया जाए, फिर ये प्रोग्राम ओके है। बस इसका ये जवाब था। एक दो नहीं सही किया, ये बाकी सब पूरी क्लास ने गलत किया। इसके पीछे लिखा था बी व्हाट लीनियर एड्रेस करेस्पॉन्ड द फॉलोइंग एड्रेस, तो इसका लीनियर एड्रेस क्या होगा, कुछ भी नहीं करना था, जमा ही तो करना था इनको, सिर्फ हेक्साडेसिमल एडिशन करनी थी। ये काफी लोगों ने सही किया है, लेकिन 30% क्लास का ये सवाल भी गलत है, लेकिन 60% क्लास ने सही किया। तो 13D B आगे जीरो लगा दोगे आप, मैंने आपको बताया था एक जीरो लगाया जाएगा इसमें, और ताकि ये जो है, क्योंकि जीरो हटा दिया जाता है 20 बिट्स की वजह से, 20 बिट एड्रेस की वजह से, तो जीरो लगेगा यहाँ पे, और फिर एडिशन कर देंगे, एडिशन करने के बाद जवाब आ जाएगा 13CDB, 13CDB इन दोनों का जवाब आ जाएगा एडिशन करने के बाद। तो बहरहाल ये था इसका, आधे मार्क्स इसके थे, 5 इसके थे, 5 इसके थे, मैंने 10-10 मार्क्स का बनाया था, फिर बाद में स्केल डाउन कर दिया था 20 पे पेपर पूरा, जैसे 8 सवाल है ना पेपर में, तो 80 पॉइंट्स का आपका पेपर था, उसको मैंने स्केल डाउन फिर 20 पे कर दिया मार्क्स के अंदर। 10-10 मार्क्स का जो है, 10-10 पॉइंट्स का एक एक क्वेश्चन मैंने वो इस तरह से किया था। अब आपको देखो यहाँ पर ये बात बता रहा है, दो वेरिएबल्स हैं, ये जो करीबन 80% क्लास का जो है ना कॉपी था क्लास सवाल, ये पूरा सवाल कॉपी कर दिया था लोगों ने, तो बहुत मार्क्स काटे मैंने इस सवाल पे। तो इसमें बात ये पूछी है कि भाई आपका ये दो वेरिएबल हैं, दोनों को जो है वो दो वेरिएबल जो है वो नेगेटिव वन नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जाहिर है फिर साइन साइन बाइट साइन वेरिएबल होंगे ये, एक वेरिएबल के अंदर 10 है, एक के अंदर मतलब 20 है, ठीक है, और उनको वो वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करें, लेकिन एक्सचेंज करें और एक्सचेंज करने के बाद वेरिएबल 2 में से वेरिएबल 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ये बात भी कही थी। लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाई थी मैंने, रिस्ट्रिक्शन क्या थी, मैक्रो यूज करना था, मैक्रोज, ये मेरे ख्याल में क्लास में 2 या 3 लोगों ने किया है बस सही, मैक्रोज लगा के, बाकी किसी ने मैक्रो नहीं लगाया, ठीक है, किसी ने यूज किया मैक्रो, पता नहीं कैसे कैसे यूज किया, अपने तरीके से ही उसको मैक्रो लिख के किया, वो सारे गलत है। जो मैक्रो का तरीका हमने पढ़ा था, 2 या 3 स्टूडेंट्स ने सही किया ये सवाल मैक्रो के तरीके से, बाकी जो किसी ने मैक्रो लगाए नहीं है, लगाए तो अपने तरीके से पता नहीं कैसे किया। तो बहरहाल ये सवाल जो था ये मैक्रोज की वजह से जो है ना, बहुत आसान सा सवाल है, एक्सचेंज का ऑपरेटर ना भी यूज करते आप, सिर्फ आपने ऊपर ही मैक्रो तो डिफाइन करना था, मैक्रो तो मैंने आपको बताया था ना स्लाइड में कि ऊपर जाके आप कोई भी नाम रखते हैं उस मैक्रो का, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रख देते कि भाई मूव करा दो वेरिएबल, मूव करा दो वेरिएबल 2 की वैल्यू EX के अंदर, पहले EX में कराओगे, ज़ाहिर है 2 वेरिएबल तो किसी इंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते। मैंने इसमें भी मार्क्स काटे हैं, जिन्होंने एक वेरिएबल एक इंस्ट्रक्शन में 2 वेरिएबल रखे हैं ना, मैंने उनके मार्क्स काटे हैं। तो पहले EX रजिस्टर में मूव कराया, फिर उस EX से आपने वेरिएबल में मूव कराया, इस तरीके से मूव कराएंगे, जाहिर है इनडायरेक्ट 2 वेरिएबल में जो एक्सचेंज होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता एक इंस्ट्रक्शन के अंदर। मैक्रोस के अंदर आप शुरू में ऊपर बता दोगे, ठीक है, जो हमने स्लाइड में पढ़ा था टेक्स्ट सीक्यू करके, मैक्रो टेक्स्ट सीक्यू करके आप ऊपर बताओगे मैक्रो में। और ऊपर ये क्लास में एक दो बच्चों ने सही किया है सवाल, और बाकियों का मैंने देखा था वो सही नहीं था, मैक्रो तो यूज ही नहीं किए थे सही तरीके से।
अच्छा, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल पॉसिबिलिटीज और नंबर ऑफ ऑपरेंड। भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस सवाल को कॉपी करने की क्या जरूरत है। इस सवाल को भी कॉपी किया लोगों ने, बहुत कॉपी किया है सवाल, लगता आसान सवाल। ठीक है, तो कितने नई पॉसिबिलिटीज होती हैं क्या, यानी कि कोई ऑपरेंड ना हो। ठीक है, ऐसे ऑपरेंड यानी नो ऑपरेंड, वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड, थ्री ऑपरेंड, बस ये पॉसिबिलिटीज है। तीन से ऊपर ऑपरेंड नहीं अलाउ करता। और नो ऑपरेंड वो भी ठीक है, जैसे एसटीसी था, लोगों ने लिखा सही था, एसटीसी। एनओपी भी था, नो नो ऑपरेटर। एसटीसी भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके नीचे लोगों ने सारे कॉपी किए एक दूसरे का, सेम सेम सारी चीजें लिखी है। तो बहरहाल ये चीज जो है ना कॉपी करने वाली थी नहीं। फिर बी क्वेश्चन नंबर 4 का बी, राइट एन असेंबली प्रोग्राम डेट है 5 ऑपरेंड्स। अब इसका लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया। मेरे ख्याल में क्लास में 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी सबने गलत लिखा है। भाई 5 ऑपरेंड कैसे होंगे? 3 ऑपरेंड से ज्यादा ऊपर ही तो, ऊपर ही जिसने पहला सही किया है उसको पता है कि 3 से ज्यादा होते नहीं है, तो इससे 5 ऑपरेंड कहां से आएंगे? तो कॉमन सेंस की बात थी ना, 5 ऑपरेंड तो आ ही नहीं सकते। मैंने लिखा हुआ है 5 ऑपरेंड्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। सिंगल इंस्ट्रक्शन में 5 ऑपरेंड कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते, 3 से ज्यादा अलाउ ही नहीं करता। इसका जवाब था इट इज नॉट पॉसिबल। बस एक लाइन लिखनी थी इसकी और कुछ नहीं करना था। वही मैंने आपसे कहा ना, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बहुत आसान सा पेपर था, सिंपल जवाब था, एक लाइन का, आधा लाइन का बस। इसको पता नहीं कितना लंबा लोगों ने इस सवाल का कोड लिखा है और कॉपी किया हुआ, ज्यादातर कॉपी किया हुआ। 90% क्लास ने कॉपी किया ये सवाल, और सबका मैंने 0 मार्क किया इस सवाल। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग एरे, ये एरे आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो ये डॉट डेटा में डिफाइन है, डॉट डेटा में। तो ये 8000 जो है वो डीवर्ट टाइप का है ना। डीवर्ट को 8000 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से, तो जवाब आ जाएगा 32,000 बाइट्स। ठीक है, तो 32,000 बाइट्स का एरे हो गया ना। एरे वन जो है 32,000 बाइट्स का हो गया। तो ये जो है ना, मैंने कहा है ये इनिशियलाइजेशन के वक्त जो है ना, ये 32,000 कंज्यूम हो जाएंगे अगर ये वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ। ये लिखा है, इट इज अ ग्रेट लॉस, इट इज अ ग्रेट लॉस इफ वी डू नॉट यूज दिस एरे इन द डॉट कोड सेक्शन। डॉट कोड सेक्शन में अगर हमने इस वेरिएबल को यूज नहीं किया तो हमारे 32,000 बाइट्स तो जाया हो ही जाएंगे ना। मैंने कहा क्या करें इसके लिए। इसका बहुत आसान सवाल जवाब था, 3-4 लोगों ने क्लास में सही किया है। डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है ना, ये आप डिफाइन कर दें, बस ये आपने किया था स्लाइड में। डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसके अंदर आप डॉट डेटा की बजाय डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के अंदर अगर ये इनिशियलाइज होता, तो जब ये यूज होता ना उस वक्त ये 32,000 बाइट्स कंज्यूम करता। अगर ये वेरिएबल यूज नहीं होता फिर प्रोग्राम में, तो ये 32,000 बाइट्स यूज जो है ना कंज्यूम नहीं होते। ये बात मैंने जो है अपने मेरे वीडियो लेक्चर में देख लिएगा, मैंने ये बात कही थी। मैंने कोशिश करके अपने वीडियो लेक्चर से ही पेपर बनाया था पूरा। तो लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या किया, समझ में नहीं आया अपना, मतलब वो है। अच्छा, फिर इसके बाद बी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में एक दो लोगों ने इसे सही किया है, इसे मतलब इसको मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। मैं देखना चाहता आपको ये आता नहीं इसका। देखो, एक आध स्टूडेंट ने सही किया, आशा ने करा था बहुत ज्यादा, मतलब उसको करने की कोशिश की थी, मैंने उनको मार्क्स दे दिए थे। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना था, बहुत आसान था। इसके कैसे करना था, इसके पीछे आप सिर्फ ये परसेंटेज का साइन लगाते ना, टेक्स्ट क्यू लिखते पीछे परसेंटेज का साइन लगाते। परसेंटेज का साइन के बाद ये सारा जो है ना एक्सप्रेशन बन जाता। ये तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं असेंबली में, बिल्कुल टेक्स्ट क्यू लिख के कुछ ये परसेंटेज का साइन लगाए और असेंबली में एज इट इज लिख दें। ये चल ये इवेल्युएट कर देगा। इसका जवाब बस ये था, कुछ टेक्स्ट क्यू लिख के आपने लिखना था, टेक्स्ट क्यू और ये परसेंटेज का साइन। अब ये सारी एक्सप्रेशन जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट क्यू में परसेंटेज का साइन आ जाए तो फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दो उसको इवेल्युएट कर लेगा। बस ये इसका जवाब था। लोगों ने उसको सॉल्व किया है, आंसर निकाला है, वो मैंने सबको 0 मार्क किया है। इसको सॉल्व करना ही नहीं था। इसको मैंने सवाल क्या पूछा, कैन वी राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंबली लैंग्वेज, इफ यस देन हाउ।
असेंबली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको सॉल्व थोड़ी करना था। इसका जवाब बस ये था, टेक्स्ट इक्यू लिख के क्वेश्चन ये परसेंटेज, बस मैं ये देखना चाह रहा था आपको ये आइडिया, मैंने जो स्लाइड में बताया था कि एक्सप्रेशन जो है वो परसेंटेज के साथ जो है पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हो असेंबली में। इस बात को आपने जो है नोट नहीं किया, इसका टेक्स्ट इक्यू का ये चीज जो है आप लोगों ने, इसके बारे में मैंने पूछा था बस। अच्छा जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेरिएबल इन मेमोरी, अगला सवाल है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, आपके जवाब दे रहे हैं आपको जिन लोगों को पेपर चाहिए उन लोग, वो लोग काम ये करें अपना, मुझे ना एक ईमेल करें और मैं उसके रिप्लाई में आपको पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिड टर्म का पेपर आपको उस ईमेल के रिप्लाई पे सेंड कर दूंगा, अब चेक हुआ हुआ है और बस मैं आपको रिप्लाई में वो चेक पेपर जो है वो सेंड कर दूंगा ईमेल पे। ईमेल आपको पता ही है मेरा naveed@pfk.edu.pk, ये मैंने फेसबुक पेज पे भी लिखा था। तो जिन लोगों को अगर पेपर चेक करना है अपना तो ईमेल कर दें मुझे, मैं उनको दे दूंगा। लेकिन ये सुन ले, ये आपको पता चल जाएगा, आपकी गलतियां आपको समझ में आ रही होंगी, मैं जो बता रहा हूँ ना जवाबात इसके, आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि आपने काफी लोगों ने जिन्होंने कॉपी किया उनको तो यही नहीं पता चल रहा होगा कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि जाहिर है वो तो कॉपी करने वाला तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है ना। लेकिन जिन्होंने खुद से किया पेपर उनके लिए जरा बता रहा हूँ मैं। अब ये देखो यहाँ पर देखो, ये नीचे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेरिएबल इन द मेमोरी इन सच अ वे। ये तो बहुत आसान था और ज्यादातर लोगों ने सही किया ये, लेकिन कॉपी भी किया, लेकिन मैंने इसमें मार्क्स नहीं काटे बस, क्योंकि जाहिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो मैंने मार्क्स दे दिए इस पर। लेकिन इस पे भी लोगों ने ना दो सवाल थे, दो सवाल के पार्ट थे, पहला पार्ट था दूसरा पार्ट भी था। पहला पार्ट का जवाब तो दे दिया कि इंडिविजुअल बाइट्स कैसे एक्सेस करेंगे, पहले 21 एक्सेस होगा फिर डीसी एक्सेस होगा, सही है। ये एक एक करके बाइट एक्सेस होगा, ये आपने बताया, इसको रिप्रेजेंट करके मेमोरी में, वो मैंने मार्क्स दे दिए। लेकिन आगे लिखा है आल्सो मेंशन द नेम ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन मोड, इसका नाम क्या था, इसका नाम था लिटिल एंडियन ऑर्डर, ठीक है, लिटिल एंडियन ऑर्डर नाम था इसका, लोएस्ट से हाईएस्ट बाइट की तरफ। तो ये लिटिल एंडियन ऑर्डर जो है ना काफी लोगों ने छोड़ा, नहीं लिखा, 2 मार्क्स कट गए, मतलब 5 में से 2 मार्क्स काटे, लेकिन पॉइंट्स बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं पॉइंट्स बता रहा हूँ। 10 का था ना ये ए और बी, तो 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कट गए इनके अगर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, वी कैन नॉट यूज टू वेरिएबल्स इन एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज, 2 वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या था, तो बहुत ही कम लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने सही बताया, बाकी सबका गलत। भाई ये रीजन था कि एड्रेस बस जो है वो एक वक्त में एक को ही एक वक्त में एक ही ऑपरेंड को दे सकती है मेमोरी में, एक वक्त में 2 ऑपरेंड को नहीं दे सकती मेमोरी में। तो पहले को फोकस करेगी दूसरा ऑपरेंड फोकस से निकल जाएगा, दूसरे को फोकस करेगी पहला ऑपरेंड फोकस से निकल जाएगा, तो एक ही वक्त में एक ही ऑपरेंड एक्सेस होगा। तो इस वजह से जो है रजिस्टर्स का सहारा लिया जाता है कि रजिस्टर के जरिए से काम किया जाता है, 2 वेरिएबल्स एक ही वक्त में किसी भी इंस्ट्रक्शन में असेंबली में, इस वजह से ये वजह ये लिखनी थी इसकी। लोगों ने पूरा कोड लिख के दिखाया है कि भाई हम 2 वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, एक रजिस्टर यूज कर, वो कोड थोड़ी चाहिए था, मुझे तो वजह चाहिए थी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रूथ, रीजन क्या था, रीजन ये था, ठीक है। तो बहुत कम लोगों ने इसका रीजन लिखा, किसी ने लिखा कि दोनों वेरिएबल जो है वो रजिस्टर के अंदर होते हैं, रजिस्टर के अंदर थोड़ी होते भाई, मेमोरी में होते हैं। तो इस पे भी मैंने उनके मार्क्स काट दिए जो गलत तरीके से लिख रहे थे। तो 2 या 3 लोगों ने सही लिखा है, बाकी सबने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट इज राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज व्हिच कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। ये तो बहुत आसान सवाल था। तो आधी क्लास ने तो गलत किया है, कॉपी करा है, कॉपी भी गलत था वो बिल्कुल। और तकरीबन 20% क्लास ने जो है वो सही किया है अपनी तरफ से। डॉलर माइनस था ना, डॉलर माइनस करके इस वेरिएबल का नाम लिखते हैं str1, और इससे पीछे कोई वेरिएबल बना देते, ऐसे ऐसे लिख देते, लिख देता हूँ आपको यहाँ, जैसे इसमें आप लिख देते साइज, साइज लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। साइज वेरिएबल का साइज, ये मैंने नाम रख दिया ऐसे ही, इक्वल टू डायरेक्टिव आ गई, और आप क्या करते हैं इसका डॉलर माइनस str1, बस ये इसका जवाब था। तो डॉलर खुद ही कैलकुलेट कर लेता।
एक लाइन का जवाब था बस। ठीक है, तो लोगों ने गलत किया और 30% लोगों ने ये सवाल भी कॉपी किया है। 30% ने ये सवाल भी कॉपी किया, मतलब 80% ने क्लास में कॉपी किया ये सवाल, लेकिन 30 ने तो 50% ने तो गलत ही किया है कॉपी, 30 ने सही कॉपी किया है। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको बता रहा हूँ इतना आसान आसान सवाल। अभी बी में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 के बी में, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पैरिटी फ्लैग आफ्टर एग्जीक्यूशन, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था आपको पैरिटी फ्लैग के अंदर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी है इसमें, यही आखिर में ए बी आ रहा है जिसमें, यही लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हो गई ना। तो इसके अंदर 5 वन आ रहे हैं, 5 वंस आ रहे हैं। ए के अंदर लिखोगे आप और बी के अंदर लिखोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करो, ए को भी और बी को भी, दोनों को मिला के देखो तो आपको 5 एक नजर आएंगे, 5 वंस। 5 का मतलब है ऑड, ऑड के अंदर पैरिटी फ्लैग 0 होता है, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू ऑड में 0 होती है, यानी कि पैरिटी फ्लैग क्लियर होता है। पैरिटी फ्लैग वन जब होता है जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वन जो है इवन हो, यहाँ तो ऑड है, इवन तो है नहीं, तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ये था। और क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाई द प्रोग्राम रनिंग इन द रियल मोड कॉजेज, ये सवाल तो पता नहीं क्यों लोगों ने सब पे कॉपी पेस्ट में थक गया इसको, कॉपी पेस्ट देख देख के। सबसे ज्यादा ये सवाल जो कॉपी पेस्ट हुआ था, आसान तो था, ये रियल मोड के अंदर क्रैश करता है ना, इसका प्रोटेक्टेड मोड के जरिए से बचाया जाता है, लेकिन इसको कॉपी करने की क्या जरूरत थी, कॉपी करके सारे मार्क्स गवा दिए। डिटो कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल हाथ से लिख के भी या जैसे भी डिटो कॉपी किया है, सबके 0 हो गए उसमें। जाहिर रियल मोड के अंदर क्रैश होगा, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सारे का अपना अपने सेगमेंट में रहता है प्रोग्राम, तो क्रैश नहीं होगा। बहुत आसान जवाब था इसका, लेकिन कॉपी कर पेस्ट करके ना आपने 0 ले लिया इसमें। अच्छा, व्हाई कंपाइलर्स आर नॉट यूज्ड टू कंपाइल द सेमी लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो क्यों यूज नहीं करते भाई, असेंबलर यूज करते, कंपाइलर तो यूज होता नहीं असेंबली लैंग्वेज, और असेंबलर का काम ये होता है कि वो जो है ना वो ऑप कोड के अंदर जनरेट करता है, जो असेंबली लैंग्वेज जो प्रोसेसर जिस जबान को समझता है ना ऑप कोड, तो असेंबलर उस ऑप कोड में जनरेट कर देता है, कंपाइलर ऑप कोड में जनरेट नहीं कर सकता। कंपाइलर अपना प्रोग्राम असेंबलर के हवाले करता है, कंपाइलर शुरू में सिंटैक्स वगैरह चेक करके अपना प्रोग्राम असेंबलर के हवाले करता है, असेंबलर जो है ऑप कोड वगैरह चेक करता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज में कंपाइलर यूज नहीं होता, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज होता है, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस को के मुताबिक डेटा को कन्वर्ट कर देता है, ऑप कोड उसका जनरेट कर देता है, जिससे उसकी फिर